जैसे क्लास में कोई बच्चा बिना बातें ज्यादा सवाल पूछे तो समझ जाता हूं कि इंप्रेशन डालना चाह रहा है किसी के ऊपर। कॉमन सेंस है, इसमें कौन सी खास बात है? ये समझने के लिए क्या रॉकेट साइंस की जरूरत है? सिंपल सी बात है, जरूरत है नहीं बिना बात के बोले जा रहा है, कुछ तो पर्पज होगा ही, तो किसी पे असर डालना होगा, और गलत फहमी है कि इससे असर पड़ेगा, इसलिए बेचारा बोल रहा है। तो ऐसी जो साइकोलॉजी है इसको बोलते हैं कॉमन सेंस साइकोलॉजी, जिसे हम सब समझते हैं, आप भी समझते हैं। जब पापा से पैसे मांगने होते हैं पहले मूड भांप लेते हैं उनका। हेलो पापा कैसे हो? हाँ बेटा ठीक हूं। अच्छे से रहते हो पापा? हाँ मैं एकदम ठीक हूं बेटा। पापा बहुत याद आ रही थी। पापा बोलते कितना भेजना है बेटा? क्योंकि आप उनका मनोविज्ञान समझ रहे हो, वो आपका समझ रहे हैं कि बच्चा इतना प्यार ऐसे तो नहीं करता, 3 महीने में वो फोन करता है इतने प्यार से, तो आप बाप होता है, बाप सीधा बोलता है बेटा पहले पैसे की बात कर लो फिर प्यार की बात करेंगे, कितने भेजने हैं बताओ। और जिस दिन आपको पता लगे कि बापू का मूड ठीक नहीं है या बापू सेहत के लिए हानिकारक है आज, फिर आप बोलते हैं पापा हाँ बोल। नहीं पापा कल बात कर लेंगे, कि आपको पता कि अगर अभी आपने बोल दिया तो अभी फुल स्टॉप लग जाएगा, फिर तो नहीं मिलेगा उसके बाद। तो नहीं पापा ऐसे फोन कर लिया था, अभी तबीयत ठीक है ना पापा? हाँ कल बात करेंगे। और जिस दिन पापा मूड में होंगे ना, अरे बोल मेरा बेटा, बता बेटा। और पापा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वैसे कि 2.5 से बस बाइक है, मेरे पास बाइक नहीं है, तो वो दिक्कत नहीं है वैसे इसमें, लेकिन वो बाइक पे घूमते हैं घुमाते हैं, मैं अकेला रहता हूँ। पापा कह रहे अच्छा मेरा बेटा नहीं घुमाएगा, मैं बाइक दूंगा तुझे। और उसके बाद तुरंत बाइक आ जाती है। उस दिन बाप दिलदार बना हुआ है ना, अच्छे मूड में है। इतनी साइकोलॉजी आप सब जानते हैं, इतनी ही प्रेमचंद जानते थे, इसलिए प्रेमचंद की साइकोलॉजी को बोलते हैं कॉमन सेंस साइकोलॉजी। ठीक, स्त्री का मनोविज्ञान, दलित का मनोविज्ञान, किसान का मनोविज्ञान, जो किसानों के साथ लगातार रहेगा समझ जाएगा। अगर आप किसी पशु के साथ भी लगातार रहेंगे, जैसे हमें तो पिछले कई सालों से याद है कि हम घर पे एक पेट रखते हैं अपने, कोई ना कोई, तो अभी एक छोटा सा है जिसका स्पीशीज नेम तो कुत्ता है पर है वो बिल्ली के जैसा। तो अब उसका मनोविज्ञान हम बहुत अच्छे समझते हैं, बहुत ही अच्छे समझ लेते हैं, क्योंकि लंबे साहचर्य से समझ में आता है कि इसका दिमाग कैसे काम करता है। अगर आप गांव से हो, कोई गाय भैंस बकरी पाली, तो आप उनका मनोविज्ञान ठीक से समझते होंगे। तो जो जिस समाज में रहेगा और उसकी कॉमन सेंस अगर ठीक है तो मनोविज्ञान को समझेगा ही। तो प्रेमचंद दलितों का, किसानों का, स्त्रियों का, गरीबों का, इन सब का मनोविज्ञान बहुत गहराई से समझते हैं। अमीरों को नहीं समझ पाते क्योंकि उस समाज में रहे नहीं, इसलिए गोदान में उनका फेलियर यही है कि वो अमीरों और शहरियों का मनोविज्ञान ठीक से नहीं पकड़ पाए, गांव के लोगों का पकड़ लेते हैं। इसका सारा वर्णन आपके नोट्स में है, किस किस वर्ग का कैसे है। अंतर क्या है? जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, ये जो वर्ग है, आपको ध्यान होगा कि हमने प्रेमचंद की कहानियों के बाद कहा था कि इसके बाद कहानियां मनोवैज्ञानिक कहानियों की ओर मुड़ी, जो प्रसाद का रास्ता था। प्रसाद के बाद, प्रसाद तो नहीं, प्रसाद के बाद हिंदी साहित्य में एक नया स्कूल डेवलप हुआ, एक नया संप्रदाय विकसित हुआ, जिसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी कहानियां या उपन्यास भी। एक व्यक्ति हुआ सिगमंड फ्रॉइड, इनका नाम मैंने लिया था एक बार। सिगमंड फ्रॉइड ने ऑस्ट्रिया में खूब रिसर्च की, स्विट्जरलैंड में, वो सब उसी इलाके में जो हिटलर के हमले वाला इलाका था। मनोविज्ञान की एक नई ब्रांच शुरू कर दी और मनोविज्ञान के क्षेत्र में ऐसे कुछ निष्कर्ष निकाले, बाकी सारे मनोवैज्ञानिकों पर भारी पड़ गए वो। और 3 शब्द या 6 शब्द मुख्य रूप से दिए। एक है चेतन, एक अवचेतन, एक अचेतन, एक है इड, एक है ईगो, एक है सुपर ईगो। ये सारे शब्द हम कल परसों समझेंगे इसका क्या मतलब होता है, साहित्य में इसका मतलब क्या है। तो कुछ लोगों ने सिगमंड फ्रॉइड को पढ़कर, या उसके 2 साथी थे, एक था एडलर, एक था कार्ल युंग, ये तीनों एक स्कूल के हैं। बाद में कार्ल युंग अलग हो गया, नाराजगी भी कुछ हो गई। सिगमंड फ्रॉइड ने ईश्वर को खारिज किया पूरी तरह से। कार्ल युंग थोड़ा सा आध्यात्मिक व्यक्ति था, उसने कहा कि ईश्वर वस्तुनिष्ठ तथ्य हो या ना हो, मनोवैज्ञानिक तथ्य तो है ही कम से कम। तो सिगमंड फ्रॉइड ने नाराज होकर उसको पत्र लिखा, युंग यह मेरा आखिरी संवाद है, मैं नहीं चाहूंगा कि इसके बाद हम संवाद करें।
युंग भी थक चुका था। उसने जवाब दिया, आप मेरे बड़े हैं, आपकी हर बात मैंने आज तक मानी है, तो आज कैसे मना कर सकता हूं। तो उसके बाद से बात खत्म हो गई। लेकिन हाँ, तीनों एक स्कूल ऑफ थॉट से थे, और इन तीनों को ठीक से पढ़कर कुछ लोग हिंदी साहित्य में सक्रिय हुए, जिसमें अज्ञेय, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी 3 लोग हैं। वो मनोविज्ञान कॉमन सेंस में इस्तेमाल नहीं करते, वो मनोविज्ञान का डीप एकेडमिक सेंस में इस्तेमाल करते हैं, और उनकी रचनाएं पढ़ के समझ में आ जाएंगी। इन उनकी रचनाओं को पढ़ने का असली मजा तब आएगा जब आपने सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ रखा हो, तो आप समझ पाएंगे कि कौन सी बात का लिंक कहां से निकल रहा है। स्पष्ट हुई बात? ये पूरी बात आपको आज सेकंड क्वेश्चन मिला है, उसमें लिखा है। एक रीडिंग लगा लीजिए, वो आपका तैयार हो गया। अब केवल एक प्रश्न बचा, आधुनिक विमर्शों के आलोक में प्रेमचंद की कहानियां। जिसका मतलब यह हुआ कि दलित विमर्श और स्त्री विमर्श के मामले में प्रेमचंद कहां स्टैंड करते हैं। ये डिबेटेबल सवाल है। कल ये खत्म करके हम शुरू करेंगे पुस्तक क्रमांक 2, ये वाली पुस्तक, एक दुनिया समानांतर। इसको कल लेके आइएगा। जय हिंद।